हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अमृतसर आ गया कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कथनों को भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूंगी किस तरीके के प्रश्न इस कहानी से पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था और हंस पत्रिका में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। ये कहानी भीष्म साहनी के पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के दौरान फैली हुई सांप्रदायिक नफरत को लेखक ने एक ट्रेन के डिब्बे के भीतर की घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी संग्रह और कहानी को आप इस तरह लिंक करके याद कर सकते हैं कि इस कहानी में ट्रेन के डिब्बे के अंदर की घटनाओं को व्यक्त किया गया है और ट्रेन किस पे चलती है? पटरी पर। तो इस तरीके आप इस कहानी संग्रह और कहानी को लिंक करके याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी बहुत देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। ये लाइन में किसके बारे में बताया जा रहा है? सरदार जी के बारे में। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं और बात बार खिखी खिखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में बैठे 3 पठान व्यापारी भी थे और उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे सामने वाली सीट पर बैठे दुबले बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। तो दुबला बाबू कहाँ का था? पेशावर का। क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। यानी पठान और जो दुबला बाबू था वो दोनों पश्तो में बातें करने लगते थे बीच बीच में। पश्तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है। मेरे सामने दाईं और कोने में एक बुढ़िया सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 1-2 मुसाफिर और भी रहे हों, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं की खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो जो कथावाचक है वो दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने जा रहा था। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। ये कथन देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन जो है वो किस कहानी से लिया गया, ये किस कहानी से संबंधित है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता था कि बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। कि जो स्थानों के नाम आ रहे हैं इस कहानी में ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें इन स्थानों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा, यानी इंडिया की ओर या पाकिस्तान की ओर। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद होने का जोश।
जगह जगह पर दंगे भी हो रहे थे और युद्धों में आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि पर इस पृष्ठभूमि में देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में एक छुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इस अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। अच्छा, इस कहानी में 2-3 स्टेशनों के नाम आए हैं, ये स्टेशन भी आप लोग याद रखेंगे। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस, पोटली में से क्या निकाला था? उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वही हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। खा ले बाबू, ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीवी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। ये पठान का कथन है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम हमें इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहकहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता। वो कितना बुरा बात है, आम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्तुल खाए सरदार जी बोले और बोलते ही खिखी खिखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोन सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोल कर खाने लगे हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खिखी खिखी करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में ही गाड़ी पर बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो। ओ जालिम, किस्सा कहानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद। तो पहला स्टेशन आया जेहलम का स्टेशन, दूसरा आया वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देख कर कहा। गाड़ी वहीं थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बों की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। यानी डिब्बे के अंदर के जो लोग थे उनको बाहर के वातावरण के बारे में कोई भी भनक नहीं थी। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा।
एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के एक भी प्रश्न पेपर में ना गलत हो कहानी वाली यूनिट से, तो आप लोगों को इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप लोग के प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे पेपर में। पेपर में कहानी वाली यूनिट से 10 से 12 प्रश्न आते हैं, और कहानियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं इनको। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने भी कहानी वाली यूनिट भी हम लोग की पूरी हो चुकी है, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। मैंने इन कहानियों के नोट्स भी बनवाए हैं, और इन कहानियों में आने वाले जितने भी पीवाईक्यूज हैं और एमसीक्यूज को भी कराया है। तो आप लोग चाहे खुद से ही पढ़ सकते हैं या मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे पेपर में। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। यानी बाहर जो थे वो दंगे हो रहे थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाजें आ रही थी। पेपर क्रम से लगाने के लिए पंक्तियां पूछी गई थी, तो ये पंक्ति उसमें पूछी गई थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों को पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, गुस्से आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग की संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में से एक पतली सूखी सी औरत नजर आई, और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे, और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूं, ये उस आदमी का कथन। पर इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, नहीं देखता इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा ना ताव आगे बढ़कर ऊपर से उस मुसाफिर की लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी, और वह हाय हाय करते बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे पर मौन छा गया। हार्ड की पार्टियों के बाद वह बड़ी बड़ी गठरियां आईं। इधर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे। कौन ए ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से ढकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक पुलिस खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी ने चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। उसकी पत्नी के चोट जब लग गई थी तो अंदर बैठे कुछ मुसाफिर
चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक भक्तों, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, सामान छूट गया। वह आदमी बेहवास होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ थी बेरहमों। तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। ये पंक्ति भी पेपर में आई थी। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। यानी ट्रेन के बाहर दंगा हो रहा था। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों पर भी चल रही थी। डिब्बों में तनाव आ गया था। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त होगी। कौन सा स्टेशन था यह डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में नस्वार की डिब्बियां निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। एक प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी ज्यादा गहरी हो गई थी, तो वो वजीराबाद का स्टेशन था। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियां निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदादे होंठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती, ये भी पात्र है इस कहानी में। पीठ पर पानी की मशक लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरतें और बच्चों ने हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं, लगता था। वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी थी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो गया था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा।
ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर के बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोलियां चलेंगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। तो प्रश्न आ सकता है कि दुबला बाबू जो था वो सीट से उठकर फर्श पर क्यों लेट गया था? तो उसको लग रहा था कि बाहर से पथराव होगा या गोलियां चलेंगी, इस वजह से वो फर्श पर लेट गया था। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया होगा। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूट कर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगी जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे, टांगे सिर पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते में से जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाल ली और उससे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी रहस्यमय हो उठी। किसी किसी वक्त की दूर किसी और आग के शोले नजर आते और कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंस पूरा निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से ही अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक तेज रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर के बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया था। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी में हिंदू औरत तो लात मारता है हरामजादे। तेरी उस ओ बाबू, बकर बक बकर नहीं करो।
ओ खंजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है, बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। यानी लोगों में झगड़ा होने लगा पठान और दुबले बाबू के बीच। वो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीर्ण जोगियो आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदियों, कुछ होश करो। इसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें छीड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर की प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। लोग बात कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन होमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बों में तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब गाड़ी के सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। ओमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते ही उसने एक क्षण अपनी पीठ के पीछे धकेल दिया। मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से क्षण को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी सीट पर आकर बैठ गया। आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहां उनकी जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता था, पठान डब्बे में से निकल कर किस ओर गए हैं? उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने वाली सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई पड़ते।
सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी वक्त किसी स्टेशन पर गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटी खिड़की में से बाहर की ओर देखा। दूर पीछे किसी और स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर में सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उससे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पांव फटने वाली है, यानी सवेरा होने वाला है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर दरवाजे खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांककर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की दो सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पांव, और उसने दो गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उसने दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ा आजा। यानी वो भी उसको ट्रेन पर चढ़ने के लिए कह रहा था। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया, और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट सबसे शब्द सुनाई दिए दरवाजा खुलने पर, जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरच गई। मुझे लगा जैसे क्षण के वार से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। क्षण के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की दो तीन धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके होंठ खुले और चमकते दांत नजर आए। वह दो या एक बार अल्लाह बुदबुदाया, या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अलमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें से सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है।
कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा खंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे की ओर बढ़ा और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आ गया। एक झटके में उसने छड़ को डब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथ की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता था कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। क्षण खाकर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई थी। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमसे डरकर वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे को देखता रहा। यहाँ से हमारी अमृतसर आ गया कहानी खत्म होती है। कल हम लोग इस कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।